गए सवाल और सीएम का जवाब सियासी हलकों में चर्चा का मौजू बना हुआ है। बदले और बेहतर हुए, इस दोनों लफ्जों के दरमियान जो अनकही बातें हैं, अपोजिशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने अंदाज में इसकी तशरीह कर रही है और इसी से तनाज़ा भी खड़ा हुआ है। वज़ीर आला ने अपना नुक्ता नजर समझाने के लिए जिस शख्स का हवाला दिया उसे लेकर के पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस खुश नहीं है। आइए आपको बता दें कि प्रोग्राम के मेजबान और सीएम के दरमियान क्या बातचीत हुई। सवाल पूछा गया कि क्या 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए। जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि अलहदगी पसंद सियासत में काफी कमी आई है और इससे कौन इनकार कर सकता है। आप कभी सोच भी सकते थे कि मीर वाइज उमर फारूक को मरकज की तरफ से सीआरपीएफ के गार्ड्स मिले हैं, यानी सिक्योरिटी दी गई है। मैं तो शायद ये सोच नहीं सकता, ये उमर अब्दुल्ला का बयान है, लेकिन हालात बदले हैं। उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या हालात बदले हैं और क्या बेहतर हुए हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हालात बदल गए हैं। दोबारा यही सवाल पूछे जाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हालात में बेहतरी का यही पैमाना है तो यकीनन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। अलहदगी पसंद सियासत कम हुई है, बेहतरी तो होगी ही ना। उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में यूटी निज़ाम की भी तनकीद की। यूटी में असम्बली को गैर मौसर निज़ाम बताते हुए कहा कि जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। एक साथ दो पावर सेंटर कभी भी काम नहीं कर सकते, या तो यूटी हो या फिर असम्बली। और इंटरव्यू के दौरान उमर अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर के साथ भारत के साथ इल्हाक और इसकी शराइत के बारे में भी सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर इल्हाक हतमी है तो उसकी शराइत भी हतमी होनी चाहिए। 370 की मनसूखी के हवाले से इस आर्टिकल को आर्जी करार दिए जाने की वजाहत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आईन में इल्हाक को आर्जी और उबूरी लिखा गया था क्योंकि इल्हाक का फैसला हतमी नहीं था। उमर ने पूछा कि क्यों उबूरी था और आर्जी था और इसे मुस्तकिल किए जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या वादा किया गया था और इसकी वजह से यह कानून आर्जी और उबूरी बन गया। वो रायशुमारी का वादा था। वजीर आला ने कहा कि इल्हाक की तौसीक अवाम को करनी थी, यानी अवाम ने अपना वादा निभाया। उन्होंने कहा कि आर्जी और उबूरी की बात तो की जाती है लेकिन रायशुमारी की बात कोई नहीं करता। उन्होंने कहा कि आईन में कोई ऐसा आर्टिकल दाखिल नहीं किया जा सकता जिसकी मुस्तकिल हैसियत तय नहीं होगी, यानी कि जो फाइनल आर्टिकल है वो भी वही आईन में शामिल किया गया है। कोई फौरी तौर पे या फिर चंद वक्त के लिए कोई भी आर्टिकल आईन में शामिल नहीं किया जाता है। उमर ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने मान लिया कि इल्हाक हतमी है, यानी जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जुड़ाव वो फाइनल है और हमने मान भी लिया इल्हाक हो चुका और अवाम ने इसकी तस्दीक भी कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रेम वर्क भी मुस्तकिल हुआ। अगर इल्हाक मुस्तकिल हुआ तो जिन हालात और जिन शराइत में इल्हाक हुआ था क्या वो हतमी नहीं था। एक आर्जी और एक मुस्तकिल नहीं हो सकते, यानी कि एक तरफ तो अवाम मान ले कि भाई हम फाइनल हिंदुस्तान के साथ हैं और जो वादे हों वो फाइनल ना हो, या तो दोनों आर्जी हैं या फिर दोनों मुस्तकिल और फिर हतमी भी। मुश्किल ये है कि एक को आर्जी माना जाता है और दूसरे को मुस्तकिल, लेकिन हमारे लिए दोनों मुस्तकिल हैं। दोनों की सोच में यही बुनियादी फर्क है। और पुलवामा से पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा और जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा विधायक सज्जाद गनी लोन उमर अब्दुल्ला के इस बयान की तनकीद करते नजर आए। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे से पीछे हट चुकी है। परा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर अलहदगी पसंद की सियासी सरगर्मियां कम हुई हैं तो इसका सबब जमातों पर पाबंदी और सरकारी एजेंसियों का खौफ है। परा ने लिखा कि उमर अब्दुल्ला साहब आप अपने सियासी मंशूर से पलट चुके हैं, यानी मैनिफेस्टो से। मीर वाइज का हवाला देना समझ से परे है। और वहीं सज्जाद गनी लोन ने यह भी कहा कि मीर वाइज से सियासी इख्तलाफात के बावजूद इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके वालिद को दहशतगर्दों ने मारा था। मेरे वालिद भी मारे गए। सीएम साहब हम विक्टिम है। आपका बयान बेहद खतरनाक है, ये शर्मनाक है, सती और उकसाने वाला बयान है। इस बयान पर मुझे हैरानी नहीं हुई। जब आपने पिछला असेंबली चुनाव लड़ा, दो जगह पर आपने चुनाव लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्सरियत की सरकार बनी, मैंडेट उनको मिला, उनका मुद्दा क्या था? मुद्दा तो उनका यही था ना कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बद से बदतर बन गए हैं। ये उमर साहब कहते थे। तो आज चीफ मिनिस्टर बन के जब लोगों का वोट लेके आज वो कहते हैं नहीं जी हालात ठीक हो गए हैं,
तो मैं जो समझता हूँ उनके अपने हालात को ठीक होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी उसी विपदा में जो 5 साल पहले से थे। ये आना ही था, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात है नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत ही रही है कि उसूल के इक़्तिदार से पहले उनका एक चेहरा होता है और जब उनको इक़्तिदार हासिल होता है तो उनका चेहरा कुछ और होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारे ये रवायत ही रही है कि उन्होंने बार बार जब भी उनको मौका मिला हमारी मजहबी क़यादत को स्टिग्मेटाइज करने की, बार बार किया, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने उनकी शख्सियत को स्टिग्मेटाइज किया। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान सौरभ गुप्ता ने कहा कि वजीर आला भी ये मानने लगे हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला भी इससे तस्लीम करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक आरिस पठानिया ने यूटी और इल्हाक का मुद्दा उठाए जाने पर उमर अब्दुल्ला की तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला को उन्हीं मुद्दों पर बोलना चाहिए जो सरकार के दायरे अख्तियार में आती है। उन्होंने कहा कि खत्म हो चुके मुद्दे उठा करके उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जी आज कहीं ना कहीं पर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बदली हैं। तो आज मीरवाइज जी को अगर सिक्योरिटी दी है तो इसीलिए दी है ना कि ये जो हालात इतनी मुश्किल से जो आज पटरी पर आए हैं, कोई ऐसी छेड़खानी ना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए कि जिसके कारण हालात फिर दोबारा खराब हो। यू मार्क माई वर्ड्स, ये जितनी दूसरी पार्टीज है ना, चाहे मैं महबूबा मुफ्ती जी की बात करूं या मैं फारूक अब्दुल्ला उनके पिताजी की बात करूं, ये भी यही बात करेंगे कि एक तरफ तो वो 5 अगस्त 2019 के बाद आए गए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, आतंकवाद के विरुद्ध माहौल को उन्होंने सराहा, लेकिन दूसरी तरफ रियासत और ड्यूअल कंट्रोल और भी कुछ नॉन इश्यूज पे एक विषय बनाने की कोशिश की है। मेरा विनम्र निवेदन और अनसॉलिसिटेड एडवाइस हमारे ओर से कि कृपा करके जो विषय आपके पास हैं जिससे आप डेली गवर्नेंस कर सकते हैं वो आप कर नहीं पा रहे, जो आपसे हो नहीं रहा वो भारत सरकार के पाले में डालते हैं, और जो आपको करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला के बयान का दिफा करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने कोई नामुनासिब बात नहीं कही है। पार्टी का कहना है कि वज़ीर आला के बयान को सही तनाजुर में देखना चाहिए। पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अपोजिशन जमात सहरा में मछली तलाश करने का काम कर रही है। तो फिलहाल कई तरह के इल्जाम हैं अपोजिशन को, खासतौर पे बीजेपी को कुछ बयान से सहमति है और कुछ बयान पे उनकी नाराजगी है। पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अवाम को गुमराह करने की कोशिश चल रही है। उनका एक बयान यहाँ कुछ और होता है और दिल्ली में कुछ और बयान होता है। साथ में एनसी का कहना है कि जो ये बयान है उसे गलत तनाजुर में देखा जा रहा है। उन तमाम तर चीज़ों का मुआयना करेंगे और जांच पटक करके उन तमाम तर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई जम्मू कश्मीर के अवाम और जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी जम्मू कश्मीर के लीडरान कर रहे हैं या फिर उसके बरअक्स पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है और अपोजिशन क्या कर रही है उसके ऊपर भी गौर करेंगे। शेख अवैस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, सर इस्तकबाल है आपका। सैयद इकबाल ताहिर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और रजनी सेठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। सीधा आपकी शेख अवैस साहब आपसे शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ये माना जा रहा है, ये मेरा मानना नहीं लेकिन लोगों का कहना है कि आपके एक बयान कुछ और होते हैं, दूसरे बयान कुछ और होते हैं। वादी में जब होते हैं, कश्मीर में होते हैं तो बयान आपके बदले हुए होते हैं और जैसे ही वहां से आप अलग होते हैं आपके सुर बदल जाते हैं। आमिर जी, पहले तो आपका शुक्रिया और जो पैनल में बैठे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम और आदाब और नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम। जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, जो उमर साहब ने कल जो बयान जो न्यूज़ 18 पे जहां तक मुझे याद है एक इंटरव्यू में वहां पे दिया, उसको लिटरली इन्होंने तोड़ मरोड़ के अवाम के सामने पेश किया। बट अवाम ने वो फुल इंटरव्यू सुना है कि उमर साहब की एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी क्या नहीं थी। उन्होंने 2010 का भी दावा दिया जब आप कह रहे हैं कि उमर साहब ने कहा कि 370-35 के बाद जो हालात
वहां पे ठीक हुई है। उमर साहब ने ये भी कहा, उस पॉइंट को आप जरा नाजरीन तक पहुंचाए कि 2010 में भी ये हालात हमने देखी है, ये हमारे लिए कुछ नई हालात है नहीं। रही बात फिर अगर आप ये देखेंगे, देखिए बीजेपी का मंशूर में था, उन्होंने पूरे देश भर में इस चीज पे इलेक्शन कैंपेन चलाया कि हमें जी 370 खत्म करना है, और 70 साल से उनके मैनिफेस्टो में था ये कि हमको 370 35A को खत्म करना है, और उनकी मजबूरी थी, उन्होंने पूरे देश को प्रॉमिस किया था इस चीज को लेके। एक इलेक्शन टूल था उनका जो उनको फुलफिल करना था नो मैटर व्हाट। आपको भी पता है किस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज को खत्म किया गया, किस तरह हमारे लीडर्स को घर में जाके जेलों में डाल के बंद रखा गया, वो आपके सामने है। देखिए अगर 370 ही मुद्दा होता, 35 से ही रियल मुद्दा होता इस चीज को लेके, जो आतंकवाद हो, आज भी अभी आप ही के चैनल से मैं सुन रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने ये सुना है, ये जो एपिसोड आज अभी आर्मी पे जो फायरिंग हुई है, मुझे एक चीज बताइए, तो फिर वो चीजें होनी नहीं चाहिए थी। और मैं आपको, मुझे एक चीज बताइए, अगर 370 ही प्रॉब्लम था, 35 से ही प्रॉब्लम था, तो मुझे बताइए 89 से पहले जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर थे, तो फिर उस टाइम पे 370 और 35A का क्या था, फिर उस टाइम पे वो कैसे था, जम्मू कश्मीर अमन में कैसे था? आपको भी देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को, देश की अवाम को रियलिटी पता है। मैं समझ सकता हूँ कि बीजेपी की एक मजबूरी थी, उनको नो मैटर व्हाट उन्होंने कौन से हरफे यूज करके इस 370 35A को खत्म किया है। आप बात कह रहे हैं कि हमारे जब हम वहां जाते हैं सेंटर में, फिर हम जब वापस आते हैं हमारी सेम लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज में कोई चेंज है नहीं। जो अभी हम देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी, देखिए आप ग्राउंड रियलिटी को आंख बंद नहीं कर सकते। मैंने आपको आपके ही शो में ये बात कही है कि ये जो कॉस्मेटिक अभी जो हालात ठीक है, अल्लाह करे कि ये हालात और ठीक होए। हम पीस के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि अमन रहे, हम अमन के खिलाफ नहीं है, बट जो एक तरीका था 370 और 35A को खत्म करने का, वो बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है और ना मंजूर रहेगा। और इंशाल्लाह कि अगर बीजेपी को 70 साल लगे इस चीज को खत्म करने में, हमें भी टाइम दीजिए, हमारे पास भी इंशाल्लाह एक हिकमत है, हमें पूरा यकीन है देश के ऐवान से। वी नो कि आने वाले टाइम में लाइक माइंडेड पीपल चढ़ेंगे जहां पे हम उनके साथ ठीक है, अगर वैसे साहब इसी चीज को बेस बनाए, फिर मैं बाकी अपने पैनलिस्ट की तरफ आऊंगा। मैं आपसे ये समझने, आपने कहा कि कॉस्मेटिक हालात हैं, अगर ये मनगढ़ंत बने बनाए हालात हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर में जो चीजें फोर्सफुली चल रही है या ताकत के बलबूते पे चल रही है या फिर कहने हिकमत अमली के तहत चल रही है, वो बेहतर है? क्योंकि ये सब कुछ दिखावा है, और अगर ये पूरा का पूरा अगर लीपापोती हट जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी लोगों की, और फिर पुराने हालात हो जाएंगे। आमिर जी, मैंने कहा 370 और 35A का लेन देन कोई हालात से नहीं है। आपके सामने अभी 2 घंटा पहले जिस जगह पे कंकर नहीं चलता था, आज वहां पे एनकाउंटर हो रहे हैं, हमारे फौज पे वहां पे फायरिंग हो रही है, आपके सामने है। अब मैं इसको, अब आप मुझे बोल रहे हो 370 के बाद जी हालात ठीक हो गए, मिलिटेंसी खत्म हो गया, जिस हमने बोला नहीं है, हम जवाब लेंगे उसके लिए, रजनी जी हैं, उनसे जवाब लेंगे। आज वहां पे फायरिंग हो रही है, उस बात का जवाब दीजिए फिर आप। ठीक है, बिल्कुल हम इसका जवाब लेंगे। हम आते हैं ताहिर साहब, बिल्कुल ठीक है, शेख फैसल साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। इकबाल ताहिर साहब, जिस तरीके की बातें हो रही है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझूंगा, एनसी कह भी रही है सहरा में क्यों मछली तलाश कर रहे हैं भाई? देखिए, जिस कदर हालात बन चुके हैं इस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद में, हमने ये देखा है कि इन्होंने जो वादे किए, इन अपने मंशूर में जब इन्हें इलेक्शन लड़े, इन्होंने ऑटोनॉमी की बात की है, इन्होंने 370 की बात की है, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। लेकिन जब हम अमली तौर पे देखते हैं, जब ये हुकूमत बनी है, उसके बनने के बाद जो इनकी कारकर्दगी रही है, जिस तरीके से ये बयानात दे रहे हैं, इनके लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो इनका कंडक्ट है, वो बिल्कुल जो उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा उसके बरक्स है। एक तो बात हुई कि ये कुछ कदम उठाते जो यहाँ पे हुआ है 2019 में,
ये न तो कदम उठा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है दबे अल्फाज में कि जो 2019 को हुआ उसको अब एक्सेप्ट कर लीजिए एंड लेट्स मूव ऑन। कहीं ना कहीं हमारी नजर में इनका जो एटीट्यूड है, इनकी जो कथनी है, इनकी जो करनी है, एक मैसेज जो जा रहा है लोगों के सामने कि जो अगस्त 5 2019 को हुआ है उसको आप एक्सेप्ट करिए और चलते बनिए। नहीं, उन्होंने इकबाल ताहिर साहब उन्होंने कहा कि जो अगर आपके का पैमाना अगर जो है मापने का जम्मू कश्मीर के हालात के लिए यही है तो ठीक है, हालात बेहतर हुए हैं। नहीं तो फिर उन्होंने दूसरी बातें भी की और उन्होंने इल्हाक के ऊपर भी बात की, जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जो जुड़ाव है उसके ऊपर भी उन्होंने काफी सख्त अल्फाज में अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ। तो आपने उस पॉइंट को छोड़ा, पीडीपी के लिए मैं कह रहा हूं कि आपने उस पॉइंट को छोड़ा, इस पॉइंट को पकड़ा। नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलाक हुआ है उसकी कुछ कंडीशंस थे, एक बैकग्राउंड था, एक कॉन्टेक्स्ट था और जो वादे हमसे किए गए 1947 में जब हमने एक्सीड किया इंडिया के साथ, जब हम देखते हैं वो वादे हमेशा उनकी बरखिलाफी हुई है। लेकिन बहुत अहम बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कलीदी रोल रहा है उन इश्यूज को लेकर। 1977 में जब इनके पास चांस था, जब इनके पास एक मौका था, इन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया और जो 370 जो उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज हम फिर से एक ऐसी सिचुएशन में है जहां हमको अपनी आवाज उठानी है और जो 2019 को हुआ, जो अगस्त 2019 को हुआ, उसके बारे में खुल के बात करनी है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2019 से एक साइलेंस और ग्रेवयार्ड है, कोई खुल के अपनी बात नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई कुछ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकता। पीएसए लग जाता है, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर वो अभी भी जेलों में बंद है, जो नौजवान बंद है वो पहले भी बंद थे। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल 370-35 का खात्मा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार फरमाइयां हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। रजनी जी आपकी तरफ सीधा आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पे कहना है कि 370-35 का जो खात्मा था वो सियासी मंशूर यानी आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। इससे जम्मू कश्मीर की भलाई और जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा कुछ भी इससे आपका लेना देना नहीं था। सबसे पहले रद्द-ए-अमल। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी जी आपको। उसके बाद एनसी की प्रवक्ता को मैं जवाब देना चाहूंगी कि 370 जो है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि ये एक तरफ मुख्यमंत्री जी कल बयान दे रहे हैं कि 370 के बाद हालात ठीक हुए हैं। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो का पॉइंट, हमारे जब हम भाजपा बना ही रहे थे तो हमने एक 370 के ऊपर ही हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि इसको हम खत्म करेंगे, क्योंकि 370 एक ऐसा प्रोपेगेंडा था जो इन सरकारों ने, पिछली सरकारों ने यहाँ के लोगों के दिमाग में डाल दिया हुआ था, जिनको लगता था कि हम शायद पूरे भारतवर्ष से अलग है और जम्मू कश्मीर एक आजाद मुल्क है जिसको कहीं ना कहीं वो एक अपने लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहे थे। ये खत्म करने के लिए, युवाओं में एक प्यार मोहब्बत पनपाने के लिए और भारत के साथ उनका जुड़ाव बढ़ाने के लिए 370 का खत्म होना बहुत जरूरी था। मेरे भाई ने कहा कि 1986 से पहले भी यहाँ पर 370 के कारण हालात नॉर्मल थे। भाई मेरे शायद आप भूल गए हैं 1982 के बाद, शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद, जब फारूक अब्दुल्ला जी ने कुर्सी संभाली, उसके बाद उन्हीं के ब्रदर इन लॉ जीएन शाह ने जब उनको हटाने की कोशिश की और यहाँ पर किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नैरेटिव को सेट किया गया, कैसे उनका वहां से एक्सोडस करा जाए, कैसे शिव टेम्पल्स को तोड़ा जाए, ये सब 370 के दौरान हो रहा था मेरे भाई। मगर 2019 के बाद 370 को खत्म होने के बाद आप देख रहे हैं पिछले लगातार 5-6 सालों में कश्मीर किस तरफ बढ़ रहा है। कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है, युवाओं के हाथ में लैपटॉप है, युवा समझ रहा है कि हम भारत के नागरिक है। और आपने देखा कि लोकसभा और असेंबली के चुनाव में किस तरीके से बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया है। कहीं ना कहीं उनको अपने देश पर गर्व है, कहीं ना कहीं वो समझ गए हैं कि वो भारत के नागरिक होने के नाते डेमोक्रेटिक सेटअप में उनको भाग लेना पड़ेगा और उन्होंने अपने वोटिंग राइट को देते हुए एनसी की सरकार बना ली।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनसी की सरकार बनी है, और एनसी सरकार बनाने के बावजूद भी आज 4 महीने से अपनी ड्यूटीज को डिलीवर नहीं कर पा रही, ये रोष लोगों में है। 370 को लेकर लोग परेशान नहीं है, 370 का एपिसोड लोग भूल चुके हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री बन चुका है, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। लोग अब नहीं चाहते 370 के ऊपर डिस्कशन। बार बार पीडीपी उसको ला रही है, एनसी उसको हवा दे रही है। तो मुझे लगता है कि अब 370 का मुद्दा ना उठाकर मैनिफेस्टो के पॉइंट्स पर बात की जाए, जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे उसके लिए एनसी क्या कर रही है। हाँ, लेकिन उनका ये कहना है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि लोग जो है नहीं चाहते, उन लोगों ने अपने गुस्से, अपनी नाराजगी का इजहार किया है वोट के जरिए, ना कि वो इन तमाम तर चीजों में आपकी तरह आपने जो बोला उस हिसाब से वो वोट कर रहे हैं। देखिए आमिर जी, अगर उन्होंने उस लेवल पर वोट किया होता, मुझे लगता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला को यू टर्न नहीं लेना चाहिए था। जब उन्होंने सरकार बनाई है उसी टाइम उन्होंने 370 के ऊपर यू टर्न ले लिया कि मोदी ने अगर हटाया है उनको तो हम वापस नहीं ला सकते। अगर उनको पता था कि लोगों ने वोट उनको 370 के नाम पर दिए हैं तो वो स्टैंड रखते, वो सरकार छोड़ देते, वो मुख्यमंत्री का पद नहीं लेते। तो हम समझ सकते थे कि उन्होंने लोगों के लिए 370 के लिए लोगों के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। मगर आप सारी बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, प्रोटोकॉल भी एंजॉय कर रहे हैं, फिर रोना रो रहे हैं कि यूटी के अंदर हम काम नहीं कर पा रहे। तो कर दीजिए ना रिजाइन। अगर आप काम नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं कि लोगों की अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग हम उनके जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर रहे, तो मुख्यमंत्री जी को 2 बयान नहीं देने चाहिए। या तो वो मान जाए कि वो यूटी के अंदर काम करना चाहते हैं, या तो वो मान जाए कि जब तक स्टेट नहीं मिलती तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो आपको लग रहा है कि सीएम उमर जो है अभी हताशा के शिकार है? जी, उनके इंटरव्यू से तो यही दिख रहा था कि वो समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने काम कैसे करना है। उन्होंने कहा कि यूटी और असेंबली साथ साथ नहीं होनी चाहिए, जबकि दिल्ली में भी आप समझ रहे हैं कि दिल्ली में भी वैसी सरकार चल रही है, जहां पे यूटी से वहां असेंबली भी है। तो आप काम क्यों नहीं कर पा रहे जब आपके पास पूरी पावर्स है? आप खुद कह रहे हैं मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मेरे पास सारा फाइनेंस का जिम्मा है, हर डिपार्टमेंट आपके अंडर है, तो आप काम क्यों नहीं कर पा रहे? अब 370 का रोला क्यों रो रहे हैं? ठीक है, शेख अवैस साहब जवाब देना चाहेंगे आप? नंबर 1 कि 370 के हवाले से आपका ईमान खुद डगमगा रहा है, आप हताशा के शिकार हैं और आपका एक पॉइंट ही नहीं है। जी देखिए, पहले तो मैं अपनी बहन से सवाल करना चाहता हूं, जिन पंडित बरादरी का ये अभी बोल रहे हैं कि पंडित बरादरी के इमाम मुझे याद दिला रहे हैं 1989 1990। मैं इस बहन से सवाल करना चाहता हूं कि उस टाइम पे सेंटर में सरकार किसकी थी? ये जरा आज देश के अवाम को बताए कि ये देश की अवाम को बताए, ये जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये देश की अवाम को बताइए। मैंने आपका अच्छे से सुना आप ये देखिए, ये जब सच्चाई कड़वी लगती है तो ये चीज तो होनी है। इनको बोलिए आज जरा देश की आवाम को बताइए उस टाइम पे जो 1989 का एपिसोड था, सेंटर में सरकार किसकी थी उस टाइम पे? नंबर 1, नंबर 2 आप इनको बताइए, मुझे बताइए यहाँ पे चला। शेख अवैस साहब, अगर स्टेट में कोई घटना होती है तो स्टेट की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसे संभालेगा या फिर सेंटर से आकर के उस मामले को हल किया जाएगा? वो सेंटर से बाद में हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उस चीज के लिए जिम्मेदार है। आमिर जी, आपको भी पता है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को भी पता है कि सेंटर का कितना बड़ा रोल रहता है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये वो वाली स्टेट नहीं है जिस तरह आपकी दिल्ली हो, यूपी हो या कोई और स्टेट हो। आपको पता है हमारी नेबरिंग कंट्री में जो हमसाया मुल्क है, एक साइड से चाइना है, एक साइड से पाकिस्तान है, वो इनके पास भी छुपा ढका है नहीं। सेंटर का, चाहे हम 370 के साथ थे, सेंटर का रोल जब आपका होम मिनिस्ट्री का सीन रहता है, सेंट्रल का रोल बिल्कुल बराबर रहता है। सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे सिर्फ शेख साहब मैं लूंगा आपका जवाब लूंगा। आमिर जी, लेट मी फिनिश। मैंने आप का बहुत अच्छे से सुना, बहन का बहुत अच्छे से सुना, मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप इसमें बात पे बात करेंगे तो आवाम कुछ समझेगी नहीं कि मुद्दा है क्या। ये प्रोपेगेंडा बंद हो जाना चाहिए। बोलिए मुझे बताइए, एलजी का शासन रहा यहाँ पे, मुझे बताइए एलजी साहब ने क्या 10 साल ये पावर में रहे, इन्होंने हमारे पंडित बरादरी के लिए कौन
कोई अच्छा काम किया, कोई पॉजिटिव मूव किया। इन्होंने पंडित बरादरी को वापस कम बैक जम्मू कश्मीर में कराया। मुझे जरा उस बात का जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूं। इन्होंने देश भर में 370 को इलेक्शन टूल बना के इलेक्शन के लिए भेजना था इनको, चाहे कश्मीर का क्या हाल बने, क्या हाल नहीं बने। ये एक स्पेशल स्टेटस था जो ये कह रहे हैं बच्चों के दिमाग में। जी मुझे एक चीज बताइए, आपके हिमाचल के अंदर स्पेशल स्टेटस नहीं है? वहां क्या बच्चों के अंदर कुछ हो रहे हैं? बहुत सारे स्टेट में शेख साहब, मैं आपकी बातों से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, फिर मैं इकबाल साहब की तरफ मूव करूंगा। आपने कहा था कि एक इसका 50 साल से इनके मैनिफेस्टो में ये चीजें शामिल था, राइट? लेकिन अगर मुद्दतों से 370 के खात्मे के हवाले से बीजेपी प्लान कर रही थी, दुनिया को बता रही थी कि हम 370 खत्म करेंगे, तो फिर आप बीच बीच में इनके साथ क्यों गए थे? आपको नहीं पता था कि ये आपका गला काट देंगे, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए उनके हित में काम नहीं करेंगे? तो फिर आप इनके साथ क्यों थे? देखिए आमिर जी, हम कभी इनके साथ गए नहीं जहां पे स्टेट की बात रहती है। आप मुझे पता है, आप मुझे याद दिलाना चाहते हैं जब उमर साहब वाजपेयी जी के टाइम पे एनडीए के गवर्नमेंट में, वो एनडीए की गवर्नमेंट थी, वो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। और आपको भी पता है कि वाजपेयी साहब का विजन, वाजपेयी साहब का माइंड, आई हैव अ ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट अबाउट दैट पर्सनालिटी, जिन्होंने हकीकत में एग्जीक्यूट किया ग्राउंड पे कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। दैट इज सी। मैं आपको हमारे पार्टी में आप एक चीज देखेंगे, हम डिने नहीं करेंगे। जो चीज अच्छी है वो चीज अच्छी है, जो चीज गलत है वो चीज गलत है। रही बात मेरे पीडीपी के भाई बड़ा दावा ठोक रहे हैं, अरे जी ये आज सीना थपथपा रहे हैं, इनकी वजह से 2019 अगस्त हुआ। इन्होंने एक रोड मैप क्रिएट करके दिया बीजेपी को, जहां पे कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब ने इनको कहा, बोला कि बीजेपी की मजबूरी है, इनके मैनिफेस्टो में है 370 खत्म करना, इनको स्टेट में आप मत लाइए, ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। न हमको कोई मिनिस्टर चाहिए, न कुछ चाहिए, आप सरकार बनाइए बट बीजेपी को दूर रखिए। ये सत्ता के भूखे, इन्होंने जम्मू कश्मीर का सौदा किया, स्पेशल स्टेटस का सौदा किया इनके साथ, और यहां से स्पेशल स्टेटस हटवाया। आज आप देखिए इनकी कटसी यहां तक कि आज ये हमें सवाल कर रहे हैं कि आप जी 370 के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो? हर एक चीज का एक वे होता है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जहां पे एक तरीका होता है, वी हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर। हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम जी स्टेटहुड वापस करेंगे। हम जी उस स्टेटहुड का वेट कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह स्टेटहुड देखेंगे। ये नहीं कि आपने कल भी देखा उमर साहब के बयान में, उन्होंने 370 को ये भी कल पूरे देश को बताया कि अगर वो टेम्परेरी था, वो किस शर्तों पे वो टेम्परेरी था। देखिए हमें पूरा यकीन है देश के ऐवान में, बीइंग द यूथ आउट हियर, मुझे पूरा यकीन है आने वाले टाइम में 10 साल, 15 साल, 20 साल कि हमारे ऐवान में लाइक माइंडेड पीपल बैठेंगे, जहां पे हम अपना केस डाल सकते हैं, जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है देश भर में अभी हालत क्या है। इसका पहले आपकी क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं सैयद इकबाल ताहिर साहब से। सैयद इकबाल साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि पीडीपी ने ही मादरे वतन जम्मू कश्मीर का सौदा किया, उसकी इज्जत बेच डाली और अब वावेला मचा रहे? क्योंकि शेख साहब का ऐसा ही कहना है। हमारे जो अफजल शेख साहब हैं, वो पहले तो ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी की मजबूरी थी। अगर बीजेपी की मजबूरी थी तो उसका पीडीपी के साथ क्या कनेक्शन है? अगर बीजेपी ने ठान लिया था, और ये तो हिस्ट्री है, ये आज की बात नहीं है। 1950 से देखिए, 47 में देखिए, तब से ये 370 की बात कर रहे हैं। तब तो पीडीपी था भी नहीं, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जी। तो अगर इनका तब से माइंड बना हुआ था कि इनको 370 हटाना है तो इनको हटाना था, उसमें पीडीपी का रोल कहां से? उसमें पीडीपी का कोई रोल नहीं। बल्कि आप देखिए, जब हमने इनके साथ अलायंस बनाया, हमने एक एजेंडा अलायंस बनाया। उस एजेंडा में सफ़े अव्वल पे लिखा है कि 370 के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और ये भी हिस्ट्री है, ये भी रिकॉर्ड है कि जब तक हुकूमत रही तब तक 370 के साथ छेड़खानी नहीं हुई, चाहे वो मुफ्ती साहब की हुकूमत थी, चाहे वो महबूबा जी की हुकूमत थी। और ये भी हिस्ट्री है कि हमने जब तक हमारी हुकूमत इनके साथ रही, जो हमने एजेंडा अलायंस में लिखा था वो हमने इम्प्लीमेंट किया। ये फर्क होती है।
अगर चलिए ताहिर साहब मैं अकबर ताहिर साहब जी बोलिए। अगरचे हमारी जो इनकी न्यूमेरिकल बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो यहाँ का था हमारा उसमें शेख साहब मैं आता हूँ। शेख साहब आप शांत हो जाएं, जरा सा अकबर साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जी। इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आप देखिए असेंबली में और हमारी तब की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखिए। हमने उसके बावजूद जो हमारा एजेंडा अलायंस उनके साथ बना था उसको इम्प्लीमेंट किया। 370 के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज हुए, हालात बेटर हुए, एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बनाए गए, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ पे आई हुर्रियत के साथ बात करने के लिए। हमने 12,000 FIR वापस लिए, हमने यूथ को रिहा किया, यहाँ पे जो यूथ के लिए जो स्कीम्स थी उनको लॉन्च किया। तो ये देखिए आप कंपैरिजन, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है इस टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग असेंबली में, उसके बावजूद भी अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हैं और हमारे पास वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो कन्विक्शन था, जो हमारी आइडियोलॉजी है, उस पर हम पूरा यकीन रखते हैं और हमारे सामने हुकूमत में होना या न होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है जो हमने लोगों से वादे किए थे क्या हम उनको इम्प्लीमेंट निभा रहे हैं। ठीक है सैयद इकबाल ताहिर साहब, मैं आपसे एक 2016 का एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब खुद शामिल थे। जो बिल पेश किया गया था असेंबली में, बिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी 2016, बिल फॉर प्रोटेक्शन जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल आइडेंटिटी, बिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड ऑनरशिप राइट्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म का जो बिल पेश किया गया थे, 4 बिल, जिसमें से आप लोगों ने, जो बीजेपी भी शामिल थी, आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने ये चारों बिल रिजेक्ट कर दिया था। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जब जम्मू कश्मीर की बका के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी को बचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके सामने बिल रखा, तो आपने क्यों नहीं उसे कबूल किया, उसे रिजेक्ट क्यों किया? अगर ऐसा होता तो शायद 370 का आज रोना नहीं रोना पड़ता आपको। देखिए, मैं यहाँ पे माफी मांगूंगा आपसे क्योंकि मुझे इसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मुझे इस चीज की नॉलेज है। चलिए जीएसटी के बारे में बता दीजिए, जीएसटी वाला अकॉर्ड जो हुआ था, जीएसटी वाला, वो आपको मालूम है। लेकिन देखिए, इनके पास 1996 में 2/3 मेजॉरिटी थी और इन्हें असेंबली रेजोल्यूशन पास। आमिर जी, what is he saying? You should answer like you know कि जो आप इनसे पूछ रहे हैं, ये 96 आपने इनको फैक्ट की बात कही, इनको बोले ना आंसर कीजिए, आप तो और में थे उस टाइम पे। इन्होंने नहीं की क्योंकि इनका कभी कन्विक्शन ही नहीं था इन बातों में। ठीक है, यानी कि इकबाल ताहिर साहब आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से ही राय हमवार कर दी थी बीजेपी के लिए 370-35 के खात्मे का। बिल्कुल आप देखिए 96 में जो इनके पास इलेक्टोरल स्ट्रेंथ थी, अभी तक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसी स्ट्रेंथ कभी नहीं रही है। तो आप देखिए इन्होंने क्या किया, एक ने रेजोल्यूशन पास किया, मार्कस ने डस्टबिन में फेंक दिया और इन्होंने बस जो एक्सेप्ट कर लिया बने अपने 5 साल 6 साल हुकूमत की। अगर उस वक्त इन्होंने रिजाइन कर दिया होता, अगर उस वक्त इन्होंने एक स्टैंड लिया होता मार्कस के साथ, तो आज जो हालात हैं ये नहीं। चलिए ठीक है, रजनी जी मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए, माफी के साथ आपका वक्त ले रहा हूं। अवैस आप जल्दी से जवाब दीजिए। जी आमिर जी, देखिए आपने फैक्ट पे आपने इनको क्वेश्चन किया, इनके पास जवाब ही नहीं है। आप ये बोलेंगे कि ही हैज नो नॉलेज अबाउट इट, वो सब जनता जानती है क्योंकि इनके पास आंसर है नहीं। जिस 96 का ये दावा कर रहे हैं हमने रेजोल्यूशन पास किया, हमने अपना एफर्ट दिखाया, चाहे सेंटर में उसको फिर डस्टबिन में फेंका, कहां रखा, इट इज देयर ऑन द रिकॉर्ड्स। आप इनको बताइए आपने कौन सा रेजोल्यूशन सेंटर में अभी तक जब आप पावर में थे आपने लाया, चाहे वो वहां पे डस्टबिन ही फेंक दिया उन्होंने, क्या लाया उन्होंने? देखिए ये जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि इनका कितना बड़ा रोल रहा है इस रोड मैप को बनाने के लिए। सैयद इकबाल ताहिर साहब और शेख अवैस साहब का मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टीम से कि इनका फ्रेम दुरुस्त करवाइए जल्दी से। मैं रजनी जी की तरफ आता हूं। रजनी जी, पीडीपी और एनसी से हमने कई तरह के सवाल पूछे, माइनस प्लस ऑड इवन पॉजिटिव नेगेटिव, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं सियासी तौर पे जो भी इख्तलाफात हों, लेकिन अवाम का कुछ भी भला नहीं हुआ। मैं आपके नजरिए से
आपकी तरफ से ये जानने की कोशिश करूंगा, हालांकि ये छोटा सा सवाल है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानने का हक रखती है कि 370 भले ही आपका सियासी मफाद नहीं था, जम्मू कश्मीर के हक में था, फिर भी जम्मू कश्मीर का इससे क्या फायदा हुआ, पहले और अगर बाद का कंपैरिजन करें आपकी नजर में तो। रजनी जी। आमिर जी देखिए, जो यहाँ पर दिमाग में युवाओं के एक, मैं वही आपको बता रही थी कि सोच डाल दी गई थी कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अपने वोट बैंक को लेने के लिए, चाहे वो एनसी है चाहे वो पीडीपी है। इन्होंने आज तक यहाँ पर सिर्फ वोट की राजनीति की, लोगों के लिए कोई राजनीति नहीं की, ना ही लोगों को फायदा पहुंचाने की बात की। लोगों को यही बताया जाता था कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, बीजेपी मुसलमानों को जब अगर आ जाती है कहीं सरकार में तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं निकाल देगी। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो दिल्ली का चुनाव हुआ, काफी संख्या में मुसलमान भाइयों और बहनों ने भी वोट किया है। यहाँ जम्मू कश्मीर की ऐसी स्थिति बना दी थी इन लोगों ने कि 370 खत्म हो चुका था। कहते हैं घिसते घिसते घिस जाएगा, वो घिस चुका था, मगर एक लोगों के बीच में एक प्रोपेगेंडा डाल दिया गया था कि 370 के कारण हम बड़े स्पेशल एक स्टेटस में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर हर स्टेट से अलग है और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं एक सुपीरियर लोग हैं बाकी स्टेटों के मुकाबले में, जबकि ये लोग जम्मू कश्मीर के हर स्टेट में जा सकते थे, बट यहाँ पे 370 के कारण कोई बाहर का बाशिंदा नहीं आ सकता था। ये ड्यूअल पॉलिसी क्यों? अगर आप लोग दिल्ली जाकर बिजनेस कर सकते हैं, आप लोग हिमाचल में जाकर रह सकते हैं, हिमाचल का व्यक्ति यहाँ पर क्यों नहीं? मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं चेंजेस क्या आई है? 370 के खत्म होने के बाद, 35A के खत्म होने के बाद युवा समझ गए हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपेगेंडा था। वो समझ रहे हैं कि एनसी और पीडीपी ने आज तक, खास साथ में कांग्रेस की भी बात करूंगी, कांग्रेस और इन तीनों पार्टियों ने मिलकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाया ताकि वो अपने वोट बैंक को हासिल कर पाए। आज वो खुश हैं, 370 के बाद वो खुले तरीके से घूम पा रहे हैं। आमिर जी, लाल चौक में देखिए रात के 12 बजे तक मार्केट खुली है। आज भारत का झंडा चढ़ाने के लिए हमें छुपके से जेब से झंडा नहीं निकालना पड़ता, हमें खुले तरीके से हम झंडा लगा सकते हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव, शिवरात्रि का जो महोत्सव, वो कश्मीर में खुले तरीके से मना पा रहे हैं। तो क्यों इनकी सरकारों में ये सब नहीं हो पाया? क्यों इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये फैसले कर रहे हैं? क्यों वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और यहाँ की महिलाओं को जेंडर इनइक्वालिटी में रखा गया 370 और 35A के कारण? आमिर जी, कहने का मतलब ये कि अगर 35A खत्म नहीं होता, मैं एक कश्मीरी पंडित महिला होने के बावजूद अगर किसी बाहर के मुल्क के व्यक्ति के साथ शादी कर लेती हूँ, मेरे बच्चों के राइट्स खत्म, मेरे प्रॉपर्टी राइट्स खत्म। इनकी सरकारों ने ऐसा किया, तो आप समझ सकते हैं कि 370 के खत्म होने से हर समाज के तबके को कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर चूंकि अगर मुल्क का ताज है तो वो कंप्लीटली होना चाहिए, ना कि उसमें कुछ शरायत होनी चाहिए। ठीक है रजनी जी, यहां तक तो मैं सहमत हूं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो बयानात चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों का, लीडरों का, आपको लगता है कि अवाम की सोच और पॉलिटिकल पार्टियों की या लीडरों की सोच बिल्कुल जम्मू कश्मीर के हवाले से अलग है? देखिए, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पार्टीज है आमिर जी, चाहे वो एनसी है, क्योंकि एनसी लगातार शुरू से जब भी जम्मू कश्मीर में सरकारें रही हैं वही यहाँ पर शासन करते रहे हैं। मैंने अभी बात की जिसपे शेख जी को बड़ा अटपटा सा लगा, मैंने 82 की बात की, मैंने यहाँ पर जो सेक्रेटरीट में मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाने की बात की GM शाह के द्वारा, वो भी इनको अजीब सा लगा, मगर ये सच्चाई है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने कांग्रेस के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग की पॉलिसी अपनाकर यहाँ पर राजनीति की है इतने सालों में। मगर बीजेपी एक ऐसी सरकार है, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर समाज के वर्ग को साथ लेकर काम कर रहे हैं, जो स्कीम्स हिंदुओं के लिए शेख अवैस साहब और इकबाल साहब, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। मैं रजनी जी से एक और सवाल करूंगा, फिर मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा रजनी जी, ठीक है, बीजेपी का देखिए सारी चीजें अवाम के सामने में है और हमें पता है कि वो किस तरीके से, किस पैरेलल अंदाज में बीजेपी चल रही। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जम्मू कश्मीर में आप भी मानती हैं 370 से भले ही दुनिया ये माने या नहीं माने, जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़े हैं और अब जम्मू कश्मीर में पहुंचने के बाद लोगों का यह मानना है कि अपनायत सी फील होती है, कोई डर का माहौल नहीं। यहां तक सब सहमत है। मैं आपसे समझूंगा कि जम्मू कश्मीर में उसके बावजूद भी बेरोजगारी चरम पे है, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें बहुत ज्यादा लो है, इकोनॉमिक की बात करें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लोग त्रासदी के शिकार हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोग तो पिस गए ना। आप हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, आप लोगों की तो वाहवाही है, लेकिन आम लोग कहां जाए?
कश्मीर तो कश्मीरियों से है। यहाँ के लोग, ठीक है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, वो पूरे देश का मुद्दा है। इस समय जम्मू कश्मीर की सरकारों ने पिछले इतने सालों में यहाँ पर रोजगार के लिए क्या किया? सिर्फ बैकडोर एंट्रीज की आमिर जी, अपने ही रिश्तेदार सरकारी नौकरियों में लगाए, डेली वेजेस को 500-500 की नौकरी पर लगा दिया। मगर बीजेपी ऐसी नौकरियां नहीं देना चाहती। बीजेपी उनको इतना सक्षम करना चाहती है कि वो स्किल के द्वारा वो अपना रोजगार उत्पन्न कर पाए, उनको लोन फैसिलिटी मिले ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। एक ना एक दिन किसी को ऐसा डिसीजन लेना जरूरी था ताकि देश के युवाओं को एक सही राह पर लेकर जाया जाए। अगर उनको गुमराह करते रहेंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, वही 500 और 1000 की नौकरी मिलेगी, क्या आज के जमाने में एक गृहस्थी चलाने का 1000 रुपए में गृहस्थी चला पाएगा? आज डेली वेजेस, इनकी सरकार 4 महीने हो गए बने हुए, डेली वेजेस के लिए कोई डिसीजन नहीं हुआ आमिर जी। इन्होंने बहुत बहुत वादे किए थे। बीजेपी तो अपना काम कर रही है, बीजेपी डेवलपमेंट का काम कर रही है, बीजेपी अमन शांति का काम कर रही है। एनसी सरकार ने 4 महीने पहले अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजेस को लेकर, गैस सिलेंडर्स को लेकर, बिजली के बजट को लेकर अलग अलग वादे किए थे। तो मेरा सवाल उनसे है, ठीक है, हम लोग तो सरकार में नहीं है ना, हम लोगों को तो लोगों ने नहीं चुना सरकार के लिए, हमारे विधायक चुनकर आए हैं, विधायक अपना काम कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री होने के नाते, जम्मू कश्मीर की सरकार में होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं पिछले 4 महीने से, उसका जवाब दीजिए। चलिए शेख अवैस साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर उनसे पूछेंगे। शेख साहब। जी देखिए आमिर जी, इनके पास सवालों के जवाब ही नहीं। 2014 से लेके जब से बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर आई, आप देखिए ड्रग्स का मेंस जो है वो आसमान छू चुका है। एलजी शासन को लेके 10 साल इन्होंने उसको आसमान छू लिया। खाली बातें कर रहे हैं ये। जहां रही अनएम्प्लॉयमेंट की बात, वो 10% से 35% पहुंच गया। अगर अब 370-35A अब रोक थी, तो ये जो मुझे लगता है फिर हमें 370-35 से ही हमारा अच्छा था। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 10% पे थी। इनके देखिए, इनके खोखले बातें अवाम के सामने है। जम्मू की हालत देखिए। अगर हम मान लेते हैं, शेख साहब आप बात पूरी करिएगा, अगर इनके वादे खोखले हैं, इनके दावे खोखले, हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, हमें सिर्फ ये बताइए, इनका कहना है कि अब तो आपके हाथ में पावर है, कंट्रोल है, ताकत है, अब आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? ये जो 10 साल का इन्होंने जो ये वैनम यहाँ पे मचा रखा है, इस चीज को साफ कर रहे हैं। इस चीज पे इसका रोड मैप हमने बनाया, उस पे काम चल रहा है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अभी बजट सेशन भी होएगा, अभी आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या हम लाने वाले हैं इंशाल्लाह। और ये जो सस्ती सियासत ये जो चला रहे हैं, हमको सब पता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इनको बोले आप तो लार्जेस्ट ऑपोजिशन बैठे हैं वहां पे, आपने 1000 करोड़ बजट कम जो बजट दिया उसमें 1000 करोड़ कम क्यों कराया आपने? देखिए, इनको जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी राजनीति सेकनी है पूरे देश भर में। जो उन्होंने 370 को लेके किया, जो खोखले वादे, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में, जो गैस सिलेंडर 300 रुपए का मिलता था वो आज 1200 रुपए का सिलेंडर पहुंच चुका है। इनको उसका जवाब पूछे, इनके पास जवाब नहीं होगा। जो पेट्रोल 50 रुपए में लीटर मिलता था वो आज 100 रुपए में मिलता है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो दाल 20 रुपए की केजी मिलती थी, आज वो 200 रुपए की है। इनको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मुल्क में ऐसे हालात हैं, उससे शेख साहब कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आपने इन्हीं तमाम तर मुद्दों को हल करने के लिए लोगों से वादे किए थे। गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा, बिजली, पानी, फला डमकाना, ये सब कुछ लोगों को दिए जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बेसिक जरूरतों के बारे में बता दीजिए, आप कब दे रहे हैं? आमिर जी, let me clear you. फलाना डमकाना कोई बात नहीं है, it's a proper manifesto. एटसेट्रा, मैं वगैरह वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो आप निगेटिव मत लीजिए। इसका मतलब डमकाना लग रहा है एटसेट्रा। It sounds like that we don't. नहीं, ठीक है, मैं लफ्ज वापस लेता हूँ, एटसेट्रा समझ लीजिए। हमारे हिस्सों के हमारे जो सीएम साहब है, वो मैं कह रहा हूँ 12 घंटे काम कर रहे हैं अभी इस चीज को लेके। बड़े कीन है कि हमारे जो हम जम्मू कश्मीर के अवाम को खाली 370 बेच के 35A बेच के हम उनका पेट नहीं भरना चाहते हैं। हमने जो वादे किए हैं उसका एक रोड मैप है इंशाल्लाह। अभी बजट सेशन आप वेट कीजिए। और लोगों ने बजट सेशन का जिक्र आपने 2 बार किया और उस चीज में हम उसका इंतजार भी करेंगे। इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या वाकई मायूसी अपनी कम आएगी, अपने कम पावर और अपने हाथ में कुछ ना होने का, यानी कि समझिए कि अपने आप
की कमाएगी को बेच करके सीएम लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हमें ऐसे हालात में जकड़ रखे हैं जिसकी वजह से हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों का छोड़ दीजिए। आपको क्या लग रहा है उमर साहब के इन तमाम तर चीजों को, जो मौजूदा हालात हैं उस सिनेरियो में? देखिए, अगर आप ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल आया हो जाती है कि लोगों का भी मन भर चुका है इस हुकूमत से। वो ये बात समझ चुके हैं कि इनका मकसद खाली और खाली किसी तरीके से कुर्सी को पकड़ना था, पावर में आना था। और जो इन्होंने वादे किए थे, चाहे वो, मैं छोटे छोटे वादों की बात करता हूँ, बिजली की बात करता हूँ, जो बेसिक लेवल गवर्नेंस है उसकी बात करते हैं, उनको लेकर भी ये डिलीवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनका मकसद ही नहीं है। इनका मकसद ये था कि ये किसी तरीके से हुकूमत में फिर से आए। वो ये आ गए हैं और ये 5 साल तक अपनी इस हुकूमत को ऐसे ही चलाएंगे। हर बार जब हम बात करेंगे तब ये कहेंगे कि हमारे पास रोड मैप है, वो रोड मैप इम्प्लीमेंट होगा, आप यकीन रखिए, आप टाइम दीजिए, और 5 साल का अरसा इसी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लान है, वक्ती तौर पे जरूर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस प्लान के साथ चल रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको थोड़ा टाइम और देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो सके? टाइम है उनके पास, टाइम क्यों नहीं? टाइम तो है उनके पास। लेकिन कहीं ना कहीं पीडीपी आगे बढ़ने से रोक रही है और हर चीज में टांग अड़ा रही है। हम नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है और बेबुनियाद है। हम अपना काम कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए वो अपना काम करे। हमारा काम अपोजिशन का, हम वो काम करेंगे, बल्कि हमको इनको हेल्प कर रहे हैं। जो इन्होंने अपने मंशूर में बातें कही हैं, हम वो एजेंडा सामने ला रहे हैं। हम वैसी बिल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं असेंबली में जिसका इनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये इनके मंशूर की बात थी। इनके जो फर्स्ट पेज है इनके मैनिफेस्टो का, उसमें इन्होंने कहा है कि हम जमीनें देंगे उन लोगों को जो बहुत टाइम से जमीनों पे रह रहे हैं, उनको मालिकाना हुकूक देंगे। हम तो वही प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं, तो इन्हीं का मंशूर, हम इनको हेल्प कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। कोई दिक्कत नहीं। अंदाज हेल्प करने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप सेम पैटर्न पे अमल कर रहे हैं जिसपे बीजेपी चल रही है। देखिए, हमारा ये तो बीजेपी के पार्टनर थे और नहीं, शेख वैसा माफी चाहता हूं, इकबाल साहब को जवाब देने दीजिए। रियलिटी वही है। आप ये जम्मू कश्मीर की आवाम सब जानती है, जो 3 सीटें लेके इनको पहले चाहिए, इनको पहले जम्मू कश्मीर के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। ये जो आज की हालत मैं इस सवाल को बदल देता हूं। अगर ये चीज गलत हो, मैं इकबाल साहब मैं इस सवाल को बदल देता हूं, शो से ही हटा देता हूं। इकबाल साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या मौजूदा हुकूमत अगर अपनी कमाएगी का शिकार है तो क्या पीडीपी उसमें हेल्प करेगी अवाम के मफाद में? देखिए, जो अभी इलेक्शन हुए उसमें क्लियर मैसेज था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत बनानी है और हुकूमत चलानी है। हमारे लिए मैसेज क्लियर था कि आप अपोजिशन में बैठिए और काम करिए। तो हम जो अपोजिशन का किरदार है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है, उसे अदा करते रहेंगे। यानी कि बिल्कुल हम अदा करेंगे। पीडीपी अपने रास्ते पे चलेगी, अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, और जहां पे भी हुकूमत को रोकने टोकने की जरूरत पड़ेगी वो करेगी। रजनी जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। मौजूदा सूरत हाल में भले ही सियासी जमातों का फायदा हो, अवाम का फायदा नहीं हो रहा है, आप जानते हैं, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होल्ड है। मैं आपसे आने वाले दिनों के लिए मफाद में, यानी लोगों के फायदे में पूछना चाहता हूं कि आगे क्या लोगों के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अगर सरकार नहीं कर पा रही है और वो कैपेबल हो या ना हो, लेकिन अगर अवाम की भलाई नहीं कर पा रही है, मैनिफेस्टो पे अमल हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन लोगों के मसाइल दूर नहीं हो रहे, तो जिम्मेदार आप भी हैं। आमिर जी, अभी शेख जी ने बताया कि वो बजट सेशन आने वाला है, वो शायद अलादीन के चिराग से कोई जिन निकलने वाला है। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए, शायद 7 तारीख को कोई अलग सा कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। जी, आता हूं शेख साहब। वो कह रहे हैं कि 370 को बेचने का काम बीजेपी ने किया, और सच्चाई ये है कि 370 को बेचने का काम इन्होंने कश्मीर में किया, उसके नाम पर इन्होंने वोट लिए। ये बीजेपी को कहां बोल रहे हैं कि 370 के ऊपर हम लोगों ने बेचा? हमने तो 370 को बेचा ही नहीं। हमने तो डेवलपमेंट की बात की, हमने मोदी जी के प्लान की बात की कि जम्मू कश्मीर को कैसे विकसित जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा। तो ये गुमराह करने की जो बातें करते हैं ना, ये एनसी वाले समझ रहे हैं कि उनका पर्दाफाश हो चुका है, वो समझ रहे हैं कि उनके हाथ से बागडोर छिन चुकी है।
अब आपका सवाल है कि अगर वो नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे? जी देखिए, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे विधायक चर्चा में है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी 2 दिन पहले आए थे। कैसे वो सेशन रहेगा, लोगों की क्या क्या जरूरतें हैं, लोगों की क्या क्या इच्छाएं हैं, वो बीजेपी बड़ी अच्छी तरीके से समझती है। मगर सरकार में एनसी है आमिर जी, जो डिसीजन मेकिंग ये कर पाएंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आप सरकार के ऊपर जा रही है कि सरकार को ये चीज करनी चाहिए। फिलहाल हम उस चीज का इंतजार करेंगे। शेख साहब 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं अपनी बहन से ये बोलना चाहता हूँ, I was really not expecting, from her. ये भी जम्मू कश्मीर की एक सिटीजन है, कि ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम का, इसमें जम्मू वाला हो, कश्मीर वाला हो, सबका काम हो, सबका भला हो। और आप ये देखिए ऑनेस्टी इनकी कि ये कह रहे हैं कि हम भी देखेंगे। ये देखिए, ये आवाम सब नोट करती है कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का भला हो, जम्मू कश्मीर के लोगों जो काम है वो हो, जम्मू कश्मीर